बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। कुरान पाक की एक आयत मेंशन करूँगी यहाँ पे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो बेटे बायोलॉजी पढ़ने वाले और अल्लाह ताला की तख्लीक को जानने वाले कि अल्लाह ताला ने किस कदर जो है वो किस तरह जो है वो इंसान को जो है वो बनाया, पैदा किया और कितनी मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात हैं और किस तरह वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप लम्हा लम्हा खुदावंद करीम के करोड़ों करोड़ों बार शुक्रगुजार होंगे। तो बेटे हम लोग आज अल्लाह पाक के पाक नाम से जो है वो कुरान इसका बुक का जो है वो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का। तो उसमें आपके पास जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन है। चूँकि ये कुरान पाक की आयत ये जो फर्स्ट चैप्टर में आपके जो मेंशन की गई हैं बेटे, इनको पढ़ें तो आपको पता चले कि कुरान क्या कहता है। तो हम जो है वो बुक के अकॉर्डिंगली फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इंट्रोडक्शन उसको पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो बेटे उसमें सबसे पहले हम लोग चीज़ देखेंगे बायोलॉजी क्या है। तो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है एंड दीज टू वर्ड्स आर ग्रीक वर्ड्स। तो उनमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ लिखने को या देखने को तो एक छोटी सी स्टेटमेंट है। तो बेटे इस लाइफ लफ्ज़ के अंदर जो है वो हमने तमाम तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन, फिर दूसरे नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं वो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर किस तरह जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं, उस सब चीज़ों को जो है वो हमने इस टर्म के या इस फील्ड के अंदर पढ़ना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ लाइफ और द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोसेसेस और ऑल द केमिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। बेटे आपकी बुक में मेंशन होगा, मैंने यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो मेंशन की हैं कि कुछ इररेलेवेंट क्वेश्चंस के नेम से और कुछ आरक्यू रेलेवेंट क्वेश्चंस के नेम से। तो इररेलेवेंट क्वेश्चन के नेम से कि लाइफ जो है, लाइफ का मकसद या अगर जो है वो ओवरऑल कि सबसे पहले ज़िंदगी कैसे आई, क्यों आई, बहुत सारे इस तरह के जो हैं वो रिलीजियस क्वेश्चंस हैं। और थियोलॉजियंस का मतलब है कि वो रिलीजियस थिंकर, रिलीजियस फिलोसफर्स जो उनके अकॉर्डिंगली जो हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो डिमांड किए जाते हैं कि रूह क्या है, ज़िंदगी कब आई, ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो बेटे इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो हम इस डेफिनेशन के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो रेलिवेंट क्वेश्चन है लाइफ के अकॉर्डिंगली वो हम यहाँ पे इस तरह मेंशन कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, किसी चीज़ को हम लिविंग एंटिटी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कब बोलते हैं। ऑल दो जिंदगी को कभी भी कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते हम, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया इररेलेवेंट क्वेश्चन। तो रेलिवेंट हम जिंदगी के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मेंशन कर सकते हैं वो ने मैंने और बुक वालों ने जो हैं वो लिखे हैं आपके सामने। तो वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। तो बेटे अगर लाइफ को आपने कहा या लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपने कहा उसकी स्टडी बायोलॉजी है, तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, या किसी भी चीज़ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी चीज़ जो है वो जिंदगी जी रही है उसकी वजह क्या है या कौन सी चीज़ें उसको जो है वो लाइफ की डेफिनेशन पर पूरा करवाती हैं। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए हैं, वन बाय वन उनको देखते हैं। सबसे पहले जी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक प्रोग्राम। इसका क्या मतलब है बेटे, जीन्स एक इंडिविजुअल ने, एक ऑर्गेनिज्म ने, उसकी अपीयरेंस कैसी, उसने दिखना कैसा है, और फिर जीन्स जो हैं वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स बन रही हैं, ठीक है जी। तो ये सारा जेनेटिक मेकअप, किस सेल ने कब डिवाइड होना है, ठीक है जी, और किस सेल ने कितना डिवाइड होना है, किस सेल का लाइफ साइकिल कितना है, दिस इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक प्रोग्रामिंग। तो हर एंटिटी जिसको लाइफ जानते हैं हम उसके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम या जेनेटिक मेकअप मौजूद होता है। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे, ये जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं
रिपेयरिंग के लिए, कि किसी सेल को अगर बॉडी के अंदर कोई भी रिपेयरिंग के लिए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इंजर्ड पार्ट आ गया है या किसी सेल की रिपेयरिंग करनी है, उससे मुराद जिस तरह हम लोग हीमोग्लोबिन का पढ़ते हैं कि उसकी एफिशिएंसी को जो है वो बूस्टअप करने के लिए उसको रिसाइकिल किया जाता है, लीवर उसको कर रहा होता है। इसी तरह ही जो है वो ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब सेल की अब डेथ करवा दी जाती है और ये सेल के अंदर ही जो है वो प्रोग्रामिंग एक बाकायदा होती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो इसे एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम्ड जो है वो सेल डेथ को जो है वो एपोप्टोसिस बोलते हैं, उसके थ्रू जो है उस सेल की डेथ करवा दी जाती है या रिपेयर करवाया जाता है। फिर उसके बाद जी ग्रोथ, ये तो 2 फैक्टर बेटे, इसके अलावा नंबर ऑफ डिफरेंट जो प्रोसेसिंग बॉडी के अंदर हो रही है उसको जेनेटिक मेकअप जो है वो कंट्रोल कर रहा है। फिर दूसरी जो प्रॉपर्टी है या दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ का है वो दे कैन रेस्पायर, ठीक है, वो रेस्पायर कर सकते हैं, वो सांस ले सकते हैं। उस सांस लेने वाली चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म और उस एंटिटी को हम लाइफ गर्दानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेटाबॉलिज्म। बेटे तमाम बॉडी के अंदर प्रोसेसेस जितने भी हो रहे हैं दीज ऑल आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेस, और या सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नोन एज मेटाबॉलिज्म, किसी चीज का टूटना, कैटाबॉलिज्म किसी चीज का जुड़ना, एनाबॉलिज्म और ये बायोमोलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं, किस तरह टूटते हैं, ये सारा किसमें आता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। हम खाना खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रही है, उसे एनर्जी मिल रही है, वो सारी चीजें जो है वो हम लोग के पास मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। सो लाइफ का थर्ड एसेंशियल कैरेक्टर है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो होम्योस्टेसिस क्या है बेटे? होम्योस्टेसिस मैं सिंपली ये कहूंगी कि किसी भी बॉडी के अंदर टेम्परेचर की मेंटेनेंस, पानी की मेंटेनेंस, साल्ट की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, पानी कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इस चीज को मेंटेन करने के बॉडी के अंदर जो नेचुरल मैकेनिज्म मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इरिटेबिलिटी। बेटे इरिटेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैसा है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर के अगेंस्ट सेंस कर रहा है, पानी की कमी बेशी के अगेंस्ट सेंस कर रहा है। तो इरिटेबिलिटी का मतलब होता है किसी खतरे के अगेंस्ट या किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट बॉडी का जो है वो सेंस करना, वो इरिटेबिलिटी में आता है। ठीक है जी। तो रिप्रोडक्शन, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो जानदारों में प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज आल्सो एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। उसके बाद लोकोमोशन या मूवमेंट। बेटे 2 अलग-अलग चीजें हैं। मैं अगर प्लांट्स की बात करूं तो मैं कहूंगी कि दे शो मूवमेंट, या अगर एनिमल्स की बात कर लें तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो है उनकी मूवमेंट को लोकोमोशन स्पेसिफिकली बोलते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके अंदर एबिलिटी मौजूद होती है कि वो मूवमेंट और या लोकोमोशन जो है वो शो करते हैं। तो ये हम लोगों के पास 8 से 10 जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके? लाइफ के। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जी बेटे नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ। तो आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पर लास्ट पे कुछ ब्रांचेस जो हैं वो मेंशन की गई हैं, हम उनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इकोलॉजी आ जाती है। बेटे इकोलॉजी जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इकोलॉजी वर्ड किससे निकला है? इकोसिस्टम से। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है वो वाली जगह यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या हुई कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो नॉन लिविंग फैक्टर्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं? वो सिंपली जो है वो एंटिटी कौन सी हो सकती है? वो हो सकते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन फैक्टर्स के साथ, मतलब हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं ये हम लोगों के पास किस में आते हैं? नॉन लिविंग में। बेटे मैंने यहाँ पे मेंशन एग्जांपल की हैं कुछ, तो उनमें सबसे पहले आ जाती है फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, या सिंपली आप
आप एक और एग्जाम्पल भी यहाँ पे बेटे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि वेटलैंड्स के अंदर जो है वो पाई जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन। तो किसी भी जगह किसी भी इकोसिस्टम के अंदर आप ये बता सकते हैं, कोई सा भी इकोसिस्टम, उसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उनके दरमियान पाए जाने वाले इंटरेक्शन को जो है वो हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो फर्स्ट ब्रांच जो है वो हमने इकोलॉजी पढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद जी बेटे नेक्स्ट हम लोगों के पास सेकंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आ जाती है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। बेटे मॉर्फ वर्ड से निकला है जिसके मतलब होते हैं फॉर्म या स्ट्रक्चर के। तो किसी भी चीज का स्ट्रक्चर जो है उस चीज को देखना मॉर्फोलॉजी में आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ स्टमक इस तरह की शेप रखता है, हार्ट इस तरह की शेप रखता है, लंग्स इस तरह की शेप रखते हैं। फिर मैं प्लांट्स के केस की अगर बात कर लूँ तो मैं कहूँ जी सीड जो है वो राउंड है, सीड रिंकल्ड है, लीफ सिंपल है या लीफ कंपाउंड है। तो ये हम लोगों के पास मॉर्फोलॉजी में आता है। तो मैंने ज़ाहरी यानी कि बज़ाहरी सूरत उसकी देखी, उसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। सो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ अ सेल, टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गेनिज्म। तो सेल का भी हो सकता है, टिश्यू का भी हो सकता है, ऑर्गन का भी या ऑर्गेनिजम्स का भी। तो इनकी हमने बाहरी सूरत जो देखनी है वो किस में आती है, मॉर्फोलॉजी में। हम इंटरनल ही नहीं जा रहे, हम बाहर से चीज को देख रहे हैं। मैं बॉल को देख रही हूँ, राउंड है, मैं एक रेक्टेंगुलर शेप को देख रही हूँ, ठीक है जी। तो मैंने सिर्फ उसकी बाहरी सूरत देखी है, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन की बच्चे आपके सामने, सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, ठीक है जी। तो एक पत्ता अगर जो है वो मैं यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड लीव्स को जो है वो डायग्रामेटिकली बना के दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये कोई एक लीव है, दिस इज सिंपल लीव। लेकिन अगर इसी स्टेम पर जो है वो लीव्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह हो जाए, सो दिस इज नोन एज कंपाउंड लीव, दिस इज नोन एज कंपाउंड लीव्स। तो कंपाउंड लीव्स और सिंपल लीव्स को जो है वो स्टडी करना किस में आ जाता है हम लोगों के पास, मॉर्फोलॉजी के अंदर। एंड देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल विच आई हैव मेंशन्ड। तो उसके बाद नेक्स्ट बेटे हम लोगों के पास जो ब्रांच आ जाती है दैट इज अनाटमी। अब जी अनाटमी क्या है बेटे, ये वर्ड निकला है एनाटॉम से, और एनाटॉम के मतलब क्या होते हैं, डाइसेक्शन के। डाइसेक्शन का मतलब है किसी चीज को मैंने काट के जो है वो उसकी चीज उसकी स्ट्रक्चर देख रही हूँ। मैंने जो है वो स्टमक को बाहरी बाहर से देखा, अब मैं देखना चाह रही हूँ ये अंदर किस तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है, किस तरह के टिश्यूज हैं, किस तरह का अंदर जो है वो अपीयरेंस है इसकी, और इसकी जो है वो कंपोजिशन क्या है। तो उसके लिए मैं उसको कट करूंगी उस चीज को। तो अनाटमी जो है वो बेसिकली डाइसेक्शन के बाद हमें मिलती है, हम डाइसेक्शन करते हैं किसी चीज का। सो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ना। मॉर्फोलॉजी के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को, अनाटमी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल बच्चे आपके सामने मेंशन की, टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ लंग्स आई विल सी इनसाइड द लंग्स। तो लंग्स को मैंने स्टडी करना है तो मैं इनसाइड देखूंगी कौन से सेल्स हैं, किन सेल से मिलकर बना हुआ है। तो ये सारी चीज जो है वो अनाटमी के अंदर आती है। इसी तरह ही जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी अदर ऑर्गन्स के अंदर, और आपके पास स्टमक भी हो सकता है, लीवर भी हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो किसी चीज को कट करके जब मैं उसके अंदर जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी को देखने जा रही हूँ या उसकी स्ट्रक्चर को देखने जा रही हूँ, तो वो किसके अंदर आता है, अनाटमी। बेटा ये मैंने एक अरेंजमेंट के साथ आपके पास जो है वो ब्रांचेज मेंशन की हैं ताकि हम वेरी सिंपल स्टेप से हम जो है वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो पहले हमने सेल को जो है या ऑर्गन्स को है जो है वो बाहर से देखा, अब उनको जो है वो हमने डाइसेक्शन के थ्रू इंटरनली देखा, जिसको मैंने अनाटमी बोला। उसके बाद फोर्थ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बच्चे हम मेरे पास आ जाती है फिजियोलॉजी। तो याद रखिएगा फिजियोलॉजी जो है वो वर्ड फाइसिस से निकला है, और फाइसिस के मतलब होते हैं नेचर। नेचर का मतलब यहाँ पे फिजियोलॉजी नाम से जाहिर है किसी चीज की फंक्शनिंग को मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है जी, कि ये चीज चलती कैसे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ हार्ट जो है वो बीट तो कर रहा है बट उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, यानी कि अनाटमी के अंदर मैंने पढ़ा हार्ट के अंदर जो है वेंट्रिकल है, आर्ट्रिया है, ठीक है जी, और जो है वो अब फिजियोलॉजी के अंदर मैं पढ़ी हूँ आर्ट्रिया और वेंट्रिकल का फंक्शन क्या है, किस तरह काम करते हैं, यानी कि नॉर्मल फंक्शन किसी चीज का पढ़ना वो किस में आता है, फिजियोलॉजी के अंदर। सो स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स मींस देयर ऑर्गन्स।
तो उन या ऑर्गन सिस्टम्स उनकी फंक्शंस को पढ़ना किस में आता है, फिजियोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया यहाँ पे हाउ ब्रेन वर्क, आपका दिमाग किस तरह काम कर रहा है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में दिमाग का क्या रोल है, ठीक है जी। और स्टमक जो है वो डाइजेशन तो करता है, बट डाइजेशन कैसे कर रहा है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उस चीज को पढ़ने के लिए फिजियोलॉजी का इल्म होना जो है वो जरूरी है, उसी को जो है वो फिजियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हम लोगों के पास फिफ्थ ब्रांच बेटे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी वर्ड हिस्टो से निकला जिसके मतलब होते हैं टिश्यूज के, तो इसको जो है वो उर्फे आम में हम लोग माइक्रो अनाटमी भी बोलते हैं। माइक्रो अनाटमी का मतलब किसी चीज को बड़ी बारीकी से देखना, यानी कि अनाटमी को अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हैं। अनाटमी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, अब वो टिश्यूज, वो सेल्स और उनको जो है वो डीप डाउन हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, सो दिस इज नोन एज हिस्टोलॉजी। सो स्टडी ऑफ टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप इज नोन एज हिस्टोलॉजी। मैंने बच्चे यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन के टिश्यूज को पढ़ना हिस्टोलॉजी है, लंग्स के टिश्यूज को पढ़ना हिस्टोलॉजी है, स्टमक के टिश्यूज को पढ़ना हिस्टोलॉजी है, एंड नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स के टिश्यूज को पढ़ना दैट इज इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ या इन द ब्रांच ऑफ हिस्टोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट जी बेटे, तो नेक्स्ट हम लोगों के पास 6th नंबर पे ब्रांच आती है बायोलॉजी की, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। बेटे जेनेटिक्स वर्ड निकला है जीन्स से, तो जीन्स का स्टडी हम कर रहे हैं, मतलब वो जीन्स की वजह से आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, आपका आई कलर किस तरह का, आपकी नोज शेप किस तरह की है, आपकी जो रिजेंबलनेस है वो अपने पेरेंट्स से कैसी है, तो ये सारा जो है वो जीन्स के थ्रू जो होने वाले असरात हैं आप पर, उनको स्टडी करना जो है वो जेनेटिक्स के अंदर आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जी स्टडी ऑफ जीन्स एंड इट्स ट्रांसमिशन टू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग दैट इज इंक्लूड इन जेनेटिक्स। इसमें बेटे हम लोग जीन्स का ट्रांसमिशन, जीन्स की वजह से ट्रेट्स और जीन्स की एबनॉर्मेलिटीज की वजह से पैदा होने वाली डिजीज, ईच एंड एवरीथिंग इस चीज के इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज जेनेटिक्स। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बेटे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई कलर दैट इज ब्लड कलर, ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप और आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स और वो किस तरह जो है वो उनका ट्रांसमिशन होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज ऑल इंक्लूड इन दिस कैटेगरी दैट इज जेनेटिक्स। उसके बाद 7th नंबर पर बेटे जो हम लोगों के पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आ जाती है वो है जी एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन मीन्स हम जो हैं वो सिंपलेस्ट जो हैं वो पॉइंट से कम्प्लेक्स पॉइंट्स की तरफ जो हैं वो किस तरह आए हैं, यानी कि अगर एवोल्यूशन की बात की जाए तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो अब वाला करैक्टर है ये पहले कितना सादा था और अब कितना पेचीदा हो गया, तो वक्त गुजरने के साथ जो तब्दीलियां आती हैं उनको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। सो चेंज इन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज ओवर सेवरल जनरेशन इज नोन एज एवोल्यूशन। बेटा मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल जिराफ का एक ज़माने में जो उसका जो नेक का साइज था वो छोटा था, लेकिन उसको जो है वो दरख्त के पत्ते खाने के लिए अपनी नेक को ज़्यादा इस्तेमाल करना था, तो उस वजह से उसमें वो अकॉर्डिंग टू डार्विन वो करैक्टर जो है वो सिलेक्ट हो गया, वो अडाप्टेबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से वो नेक को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से अब आपको लंबी गर्दन वाले जिराफ देखने को मिलेंगे। सो दिस इज एवोल्यूशन, मींस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस आई हैं, मतलब पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम गुजरने के बाद उसको एवोल्यूशन बोलते हैं। इसी तरह ये डार्विन के बेटे हम जब डिटेल में सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ते हैं, डार्विन के जो पॉइंट्स हैं या डार्विन ने जो थीरीज पेश की हैं, हाँ उसके अकॉर्डिंग जो ये फिंचेस जो हैं ये बर्ड्स हैं बेटे, तो डिफरेंट आईलैंड्स पर जब उसने विजिट किया तो हर आईलैंड पे पाई जाने वाली फिंच जो कि किसी वक्त में सेम जगह पर और सेम थी, बट अब उनकी बीक में डिफरेंस आ गया है। और इसकी भी लंबी कहानी है, क्योंकि लार्ज नट्स को खाने के लिए लंबी बीक्स इस्तेमाल करते थे, फिर चूंकि आइलैंड चेंज हुआ फिर उनकी बीक का साइज भी छोटा हो गया, तो उस हिसाब से हम कहते हैं कि डार्विन फिंचेस, मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन की कि डार्विन फिंचेस जो बर्ड्स को उसने स्टडी किया था वो हर आइलैंड पे डिफरेंट थी, और ये एवोल्यूशन के नतीजा में हुआ कि जिस तरह जो है वो एवोल्यूशन के नतीजा में बिखरती गई, उनकी अडाप्टेबिलिटी भी डिफरेंट होती गई। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया ऑन द बेस ऑफ बीक डिफरेंस डार्विन फिंचेस। तो ये एवोल्यूशन है कि वक्त गुजरने के साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म की खसूसियात में जो चेंजेस आई हैं उसको जो है वो हम एवोल्यूशन बोल रहे हैं। उसके बाद बेटे लास्ट एंड 8th ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज जू जियोग्राफी।
ये यहाँ पर बायोलॉजी की ब्रांच बेटे खत्म नहीं हो रही। हम इस पेज पर जितनी ब्रांचेज मेंशन की गई हैं उनको 1 बाय 1 हमने स्टडी किया और ये तकरीबन 8 बनती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो ब्रांचेज हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट इस पेज पर जो लास्ट ब्रांच है वो है जू जियोग्राफी। बेटे 3 वर्ड से मिलकर बना है। जू के मैनी होते हैं एनिमल्स के, एंड जियो अर्थ है, एंड ग्राफी मीन्स ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जमीन पर पाए जाने वाले जितनी भी मखलूकात, यहाँ पर जमीन पर पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम जू जियोग्राफी बोलते हैं। सो जू जियोग्राफी दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। अब मैं कहूँ कि पाकिस्तान में फ्रेश वाटर फिशेज जो हैं वो इस जगह जो हैं वो पाई जाने वाली, और ये हैं वाइल्ड लाइफ में पाए जाने वाले टाइगर्स इस जगह पाए जा रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बच्चे मेंशन किए, फ्रेश वाटर फिशेज ऑफ पाकिस्तान, या फ्रेश वाटर, या इसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान। सो नंबर ऑफ डिफरेंट एग्जांपल, 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं। ये हम लोगों के पास जू जियोग्राफी है। पिछली मैंने एग्जांपल डॉल्फिन फिशेज है, चूंकि इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, तो इस हिसाब से ये भी एग्जाम्पल इसमें कोट की जा सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। बेटे अगर कोई भी कंफ्यूजन है, किसी ब्रांच की समझ नहीं आई, एग्जाम्पल की समझ नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।